क्या मतलब हुआ रेक्टिफिकेशन का, बताओ। हाँ, लेकिन मैथमेटिक्स में इसका मतलब थोड़ा सा अलग है, हालांकि मैं उसको कनेक्ट नहीं कर पाया उससे, ठीक है। इसका मतलब है लेंथ ऑफ एक कर्व, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। सो विच इज तो ये टॉपिक आपके ग्रेवाल में है और जैन आइंगर में है, ठीक है, क्रेजिक में नहीं है। तो पहले एक ड्रॉ, तो अभी हम देखते हैं इसको। अभी आप लिखना बंद कर दीजिए और उसके बाद में लिखने का टाइम दे दूंगा आपको, ठीक है। तो अभी हम क्या देखते हैं कि हमने यहाँ पे 3 पॉइंट लिए हैं, एक ए लिया है, एक रैंडम एक कर्व ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट लिए, एक ए लिया है जिसपे एक पॉइंट मार्क कर लिया है ए, एक x इक्वल टू x लिया है जिस पर एक पॉइंट है pxy, और एक है x प्लस डेल्टा x जिस पे कि यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका की कोऑर्डिनेट्स है x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y, ठीक है। तो अब हमारा चैलेंज क्या है कि कोई भी पॉइंट ए से मतलब इस कर्व की लंबाई कैसे निकालेंगे, वो हमारा चैलेंज है, ठीक है। तो अब हम पहले ले लेते हैं फंक्शन फॉर्म में। लेट इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इक्वल टू fx, ठीक है। अभी मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि y इक्वल टू fx क्या सभी टाइप के कर्व्स को डिफाइन कर सकता है 2D में? नो? हाँ, बताओ। मैंने एक बार पहले भी डिस्कस किया था ये कि जैसे कि हम कर्व का मतलब क्या हुआ 2D में, कोई भी लाइन खींच दें हम, ठीक है। तो ऐसे मैं ऐसे 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 कर दूं तो ये कर्व हो गया, एक हो गया कि नहीं हो गया, ये कर्व है, ठीक है। ये फंक्शन फॉर्म y इक्वल टू fx कोई भी क्या ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है y इक्वल टू fx जो इस तरह का एग्जिस्ट करे? नहीं हो सकता ना। हाँ, लेकिन मल्टीपल फंक्शन फिर कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे ना कर्व, मतलब अब ये कोई कर्व नहीं हो सकता कि ये लाइन और ये लाइन कनेक्टेड भी ना हो और अलग हो, ऐसे नहीं हो सकता, समझ गए। कर्व मतलब एक कर्व, सिंगल कर्व, नॉट मल्टीपल कर्व है। वी आर नॉट कंसिडरिंग सेट ऑफ कर्व्स। कर्व से फिक्स कर्व है, उसमें कोई सॉलिडिटी भी नहीं होना चाहिए, मतलब कर्व का कोई ऐसा पार्ट भी नहीं होना चाहिए जो इस तरह का सॉलिड हो, चाहे वो 2D में है चाहे वो 3D में है, ठीक है। ओके, तो यहां पर ये मतलब एक कहने की बात हो गई, आप इसको कोई इक्वेशन फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम दिखाएंगे कि एक तो जैसे कि मान लो कोई फंक्शन है जैसे x3 जैसा पैराबोलिक का क्या इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको आप, यही है ना, हाँ, इलिप्स की बात कर रहा था मैं, ठीक है, मैं इलिप्स की बात कर रहा था। तो ये ऐसे बनता है ना, ये है ना। हाँ, मतलब इसको थोड़ा उसमें ले लेना, परफेक्शन में इमेजिन करना है इसको, ठीक है। तो अब मान लिया एक्स का कोई पॉइंट है ए, तो इस पे वाई के 2 पॉइंट है मेरे को, है ना, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, राइट। इसी प्रकार वाई पे भी मैं कोई एक पॉइंट ले लूंगा तो उसमें भी मुझे एक्स के 2 पॉइंट मिलेंगे, है ना। तो फंक्शन की फॉर्म में आप उसको नहीं लिख सकते, आपको 2 फंक्शन में लिखना पड़ रहा है, लेकिन उसमें भी आपको लिमिट लगानी पड़ रही है, तभी जाके आपको एक कर्व मिलेगा, ठीक है। तो इसका एक और तरीका है पैरामेट्रिक फॉर्म, तो उसको भी हम अभी इसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि अभी मान लेते हैं कि ये y इक्वल टू fx कोई कर्व है, तो लेट पी एक्स वाई एंड, तो ये 2 पॉइंट है नेबरिंग पॉइंट, ए कोई फिक्स पॉइंट है, तो आर्क एपी को हमने एस मान लिया, तो एपी जो है इसकी लेंथ जो है आर्क की लेंथ उसको हमने एस मान लिया, ठीक है। कि कोई गाड़ी इस पे चलेगी तो वो कितना किलोमीटर चलेगी, वो एस हो गया, है ना। तो ओके, तो यहां पर क्या आर्क ए क्यू क्या हो जाएगा, एस प्लस डेल्टा एस, है ना। अब यहां पर हम एक चीज तो ये ड्रॉ करते हैं, एक यहां पर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां पर हमारे पास मैं कहूं पी क्यू, तो पी क्यू 2 टाइप के हो गए, एक कर्व पी क्यू हो गया और एक लाइन सेगमेंट पी क्यू हो गया, ठीक है। तो जो कर्व पी क्यू है वो है डेल्टा एस, ठीक है। तो आर्क ए क्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा आर्क, तो ये यहां तक एस, उसके बाद डेल्टा एस, है ना।
तो एस प्लस डेल्टा एस। और लाइन सेगमेंट पी क्यू क्या हो जाएगा, ये जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है, ये जो लाइन सेगमेंट है पी एल और क्यू एल का, इसमें हम थ्योरम लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा लाइन सेगमेंट पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एल स्क्वायर प्लस क्यू एल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर हम आते हैं, तो ये क्या है हमारे पास डेल्टा एक्स, ये है डेल्टा वाई, तो पी क्यू मुझे मिल जाएगा डेल्टा एल। अब यहां पर एल डेल्टा एल मैंने इसकी लेंथ मान ली है। ठीक है, ओके। अब हम क्या देखेंगे कि डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो डेल्टा एल बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा। फिर हम क्या कर लेते हैं कि डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स को इस फॉर्म में लिख लेते हैं, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा एल बाई डेल्टा एक्स, और ये एज इट इज आ जाएगा डेल्टा बाई एस बाई डेल्टा एल। ओके, इसमें क्या दिक्कत है, ये डेल्टा एस बाई डेल्टा एल निकाल लिया। ओके, तो हमने क्या किया, यहां पर इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसको हमने पहले इस फॉर्म में लिख दिया, डेल्टा एस बाई डेल्टा एल बाई डेल्टा एक्स, और डेल्टा एल बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू हम यहां से ले लेंगे ऊपर के इक्वेशन से, तो हमको ये मिल गया। ठीक है, ओके। नाउ एज क्यू अप्रोचेस टू पी, ठीक है, तो लिमिटिंग सेंस में क्या होगा, ये जो कर्व है और ये जो लाइन सेगमेंट है, ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, है ना। तो यहां पर हम ले लेते हैं कि डेल्टा एल जो है वो अप्रोच करेगा डेल्टा एस को, तो ये दोनों चीजें सेम हो जाएंगी। तो यहां पर तो आ जाएगा मेरा डी एस बाई डी एक्स, और ये इसकी वैल्यू मुझे 1 मिल जाएगी, डेल एस बाई डेल एल की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1, तो ये मुझे मिल जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। लेंथ और आर्क फ्रॉम पॉइंट एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू एक्स, तो यहां पर ये एक्स, यहां पर जो पहले वाला एक्स है वो एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है, और दूसरा जो वैल्यू है वो वैल्यू को डिनोट कर रहा है। तो इस पॉइंट ए से इस एक्स तक की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये हमको लेंथ मिल जाएगी फ्रॉम ए टू एक्स। ठीक है, तो ये हमको फाइनली फॉर्मूला मिल गया है जो कि हमको यूज करना है। तो मैं आगे लास्ट इसमें लिख देता हूं, कि लेंथ ऑफ आर्क फ्रॉम x इक्वल टू ए टू, मान लो कोई और पॉइंट हम ले लें x इक्वल टू बी, तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे ए टू बी 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर और dx। तो इसको हमको यूज करना है। अब ये यदि मैं y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में ना होकर किसी और फॉर्म में हो, एक इक्वेशन की फॉर्म में हो, पूरा एफ एक्स मतलब इस फॉर्म में ना होकर, इसका जो जनरल फॉर्म है वो कैसे लिखेंगे हम इसका जनरल फॉर्म लिख देंगे एफ ऑफ एक्स वाई। अब ये चाहे कुछ भी है, आपस में मर्ज है, कैसे भी है ना। तो यदि कर्व इस फॉर्म में दिया हुआ है तो भी हम यदि डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं उसमें से एक्स और वाई की फंक्शन की फॉर्म में, तो हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमने किया है, डिराइव किया है एक फॉर्मूले को। ठीक है, उतार लीजिए आप जल्दी से फटाफट। ग्रीन मोड को मिटा दूं मैं, अच्छा जल्दी करो।
y की पावर में y डैश मतलब dy बाई डी एक्स, y डैश हियर y डैश इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ये नोटेशन है डिफरेंशिएशन का। आप y डॉट लेते हैं तो dy बाई dt मानते हैं, पर ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। जनरली जो रियल, जब आप इंजीनियरिंग करोगे तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो टाइम के फंक्शन होते हैं। टाइम के फंक्शन सबसे ज़्यादा फंक्शन होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो वहाँ वाई डॉट यूज करते हैं। और वाई डैश का मतलब है कि अब आप एक्स के रेस्पेक्ट में या किसी के भी रेस्पेक्ट में कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, बट इन जनरल नोटेशन है वो। हाँ, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें थोड़ा सा कैच था, मुझे लगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ इसको, ठीक है। देखो, इसका LHS की बात कर रहे हो ना तुम। देखो LHS में क्या हो रहा है कि आपको मिल रहा है a2x और यहाँ पे मिल रहा है ds, यही मिल रहा है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ s और a2x, ये लिमिट है क्या? हाँ हाँ वही में, नहीं वो नहीं आएगा, इसमें झोल है थोड़ा सा। x इज ए फंक्शन ऑफ, जो s है वो x के रेस्पेक्ट में एक फंक्शन है ना, तो यहां पर क्या हो रहा है कि s, अब यहां पर हम क्या ले रहे हैं, s क्या है, लेंथ ऑफ ए कर्व। तो ये जो आएगा, इसको मुझे खोल के लिखना पड़ेगा कि वैल्यू ऑफ s एट x इक्वल टू a एट x इक्वल टू x माइनस वैल्यू ऑफ s एट x इक्वल टू a। समझ में आ गया? ऐसे ही करते हैं ना हम, है? नहीं, s कोई फंक्शन, ये s ये है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ s एट x इक्वल टू x माइनस वैल्यू ऑफ s एट x इक्वल टू, तो ये यही तो लेंथ आई ना एज ए रिजल्ट। s जो है वो लेंथ ऑफ कर्व है, ठीक, यहां तक ठीक है। अब लेंथ ऑफ कर्व किससे, एक स्टार्टिंग पॉइंट से मानना पड़ेगा आपको, है ना। तो कहीं से है, इनफाइनाइट से है मान लो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब आपको केवल AP की लेंथ निकालनी है, हमारा टारगेट है पूरे डेरिवेशन में AP की लेंथ निकालना, और कोई डायरेक्ट। तो AP की लेंथ का मतलब क्या है कि S डिनोट्स द लेंथ ऑफ कर्व। तो लेंथ ऑफ कर्व फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू P, नहीं माइनस इंफिनिटी टू X माइनस लेंथ ऑफ कर्व फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू A, ही तो आया AP की लेंथ, ठीक है। हाँ, इसको वैसे नहीं ले सकते कि झट से डाल दिया लिख दिया, ऐसे नहीं है। मतलब आप S तो सिर्फ S नहीं है ना, वो X डायरेक्टली नहीं डाल सकते, S इज इटसेल्फ ए फंक्शन ऑफ हाँ X, है ना। तो ये मिटा देता हूं मैं ग्रीन बोर्ड, ठीक है। तो इसके अब एक तरीका है पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि वो फंक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन अलग तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम दूसरा देखते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म। यहां पे हम थोड़ी सी चीज डिस्कस करेंगे, एक कि पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शन को क्या लिखते हैं, x इक्वल टू, अब यहां पर हम दो फंक्शन ले लेते हैं, x इक्वल टू ft और y इक्वल टू gt, ठीक है। तो इसमें क्या मिल रहा है, इसको लिबर्टी मिल जा रही है कि t की किसी पॉइंट, t जो है वो वेरी करेगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में, ठीक है। तो t की किसी वैल्यू के लिए x की एक अलग वैल्यू मिल गई और y की एक अलग वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब मान लो t की किसी और वैल्यू पे हम देखेंगे तो x और y की वैल्यू रिपीट भी हो सकती है, राइट। तो ये हमको अलाउ करता है, इस तरह का कर्व को अलाउ कर देगा वो,
क्योंकि आप टी, अब यहां पर जो ये जो है इस पे इस इधर से जाने में जो पॉइंट ये है वो टी की एक डिफरेंट वैल्यू पे आ सकता है, और इधर से आने पर जो पॉइंट है वो टी की एक डिफरेंट वैल्यू पर हमको मिल सकता है, जिसपे कि एक्स वाई सेम है, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो? तो जो पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है वो एक कर्व को लिबर्टी देता है, जो कि y इक्वल टू fx नहीं देता। ठीक है, तो ये हमारा मतलब सेंटर ऑफ स्टडी नहीं है, ये हम इसको ऐसे एडिशनली समझा रहे हैं कि कर्व को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी इसमें क्या फॉर्मूला यूज करना है। सो एस इक्वल टू, तो यहां पर टी की डिफरेंट वैल्यू के बीच में निकालना है हमको एक, तो यहां आ जाएगा एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, वेयर एक्स डॉट इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी एंड वाई डॉट इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। ठीक है, और तीसरा फॉर्म ले लेते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, तो यहां पर हम ले लेते हैं कर्व r इक्वल टू एफ थीटा। मान लो इस तरह का फॉर्म हो कर्व का, बिटवीन थीटा इक्वल टू अल्फा टू थीटा इक्वल टू बीटा, तो इसको हम लिख लेंगे s इक्वल टू अल्फा बीटा आर स्क्वायर प्लस डी आर वाई डी थीटा टी थीटा। ओके, अब मान लीजिए इसको दूसरे तरीके से लिखा हो, पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो मान लो कि ये इस तरह से लिखा है, फोर कर्व थीटा इक्वल टू एफ आर फ्रॉम आर इक्वल टू ए टू आर इक्वल टू बी। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ए टू बी और 1 प्लस आर डी थीटा बाई डी आर उसके आर डी आर। तो ये अलग अलग फॉर्म है, इनके डेरिवेशन आपको पिछले वाले डेरिवेशन से आप निकाल सकते हैं। ये एक पैरामीट्रिक फॉर्म है, आप सिमिलरिटी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फॉर्मूले में, पिछले फॉर्मूले में इसमें सिमिलरिटी जो है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से देंगे यदि पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है तो, और पोलर फॉर्म में वो किस तरीके से दिया हुआ है, आर इक्वल टू एफ थीटा है या थीटा इक्वल टू एफ आर है, तो इसके अलग अलग जो है फॉर्मूले यूज करने हैं हमको। हाँ, dt तो लिखा है, x डॉट लिखा हुआ है मैंने। हाँ, dt होगा यहाँ पे। ठीक है, थैंक्स। ठीक, अच्छा मान लो कोई सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसका पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ये तो आपने पढ़ रखा है, मतलब पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन आपने आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो आप कोई भी डिफाइन कर दो जो उसको सेटिस्फाई करे, तो वो हो जाएगा आपका पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर भी फंक्शन फॉर्म में नहीं है, है ना, पर ये कर्व है एक, फाइन। और उसके बाद में इसको पैरामीट्रिक में हम उस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पर टी क्या हो सकता है? अब टी कुछ भी हो सकता है, अब वो उसकी बाउंड्री पॉइंट कुछ नहीं है, वो पूरे रियल लाइन में कोई भी वैल्यू आप उसको साइन कर सकते हो। तो आपको वो सर्किल का एक पॉइंट देगा, किसी भी टी के लिए वो सर्किल का एक पॉइंट मिलेगा। और जो बनाया था पैराबोला, मैं फिर भूल गया, इलिप्स। हाँ, इलिप्स का क्या होगा इक्वेशन?
BSN, ठीक। नहीं मतलब अब पैरामीट्रिक यूज कर रहे हैं तो इसको आप T यूज कीजिए, है ना, और थीटा तो अलग चीज हो गई, फिर वो पोलर फॉर्म हो गया। पोलर फॉर्म क्या है उसका इक्वेशन इलिप्स का? तो कुछ लिखोगे ना, R इक्वल टू ए कोस थीटा बी, इस तरह से लिखोगे ना, कुछ क्या लिखोगे? कुछ इक्वेशन फॉर्म में दो ना मुझे। नहीं नहीं, जब हम पैरामीट्रिक में लिखते हैं कर्व को तो दो इक्वेशन यूज करते हैं, आपने नोट नहीं किया। और जब कार्टेशियन में लिखते हैं और पोलर में लिख रहे हैं तो हम एक ही इक्वेशन यूज कर रहे हैं ना, तो एक ही इक्वेशन दो मुझे जब पोलर में लिख रहे हैं तो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं इसके ऊपर। तो मैं पहले अटेंडेंस ले लेता हूं, उसके बाद में मैं एक प्रॉब्लम इस पे करेंगे, ठीक है। ओके, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, तो तुमको जरूरत लगे तो मुझे बता देना, मैं एक एक्स्ट्रा क्लास कर लूंगा, लेकिन एटलीस्ट 50 स्टूडेंट चाहिए मेरे को उसमें, ठीक है। ओके, सो फाइंड द होल। हाँ, कोई डाउट? कुछ ने कुछ कहा? अरे बोलो, क्या बोलना, जो बोलना बोलो। एस्ट्रॉइड ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, मैथमेटिक्स में ऐसे बहुत सारे अजीब अजीब स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्टैंडर्ड कर्व्स है। उन स्टैंडर्ड कर्व्स का जो फॉर्म है, जो इक्वेशन फॉर्म है, वो उसका जो पैरामीट्रिक फॉर्म है, वो सब आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे बहुत सारी, तो वो आप उसको याद कर लीजिए कि एस्ट्रॉइड को ऐसे डिजाइन करते हैं, इसका इक्वेशन ये है, इसका पैरामीट्रिक फॉर्म ये है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये कैसे बनता है, ये थोड़ा सा इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जैसे आप एक बहुत बड़ा सर्किल बना लोगे, आप एक बहुत बड़ा सर्किल बना लोगे और आप यहां पर एक छोटा सर्किल बना लोगे। अब ये तो सब गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो एक जो छोटा सर्किल है ना, उस छोटे सर्किल पे एक पॉइंट जब आप ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पे एक पॉइंट फिक्स कर लिया आपने सर्किल के, क्या कहते हैं उसको, सर्कमफ्रेंस, है ना, उसमें एक पॉइंट फिक्स कर लिया। अब ये सर्किल जब इसमें ऐसे घूमता है ना, ये तो ये इसको ड्रॉ करता है, ठीक है। ये जो फिक्स पॉइंट है, यदि आप इसको ऐसे 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 घुमाओगे चारों तरफ, तो ये जो पॉइंट है, जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है, वो ये रहता है, ठीक है। इसका इक्वेशन ये है, कोई डाउट नहीं है। अब हमको सीधा इसमें फॉर्मूला लगाना है। तो हमको निकालना है पूरा लेंथ निकालना है ना, तो हमको निकालना है ए बी, तो आर्क लेंथ ABCD हो जाएगा आपका। तो इसको हम क्या करेंगे, तो अभी हमको क्या करना है, ये सिमेट्रिक है, तो ये एक्सेस के दोनों तरफ भी सिमेट्रिक है, वाई एक्सेस के दोनों तरफ भी सिमेट्रिक है, तो हम केवल एक का ही ले लेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं, सो ये हम ले लेते हैं 0 to A, नहीं हाँ 0 to A। तो इसको
चूंकि हमको तो लेंथ कैलकुलेट करना है तो हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर x की वैल्यू 0 है, यहां पर x की वैल्यू a है, तो केवल इसकी लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इस पार्ट की, ठीक है। तो ये हमको मिल जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स और स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स स्क्वायर हमको कहां से मिलेगा, उसके लिए हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं डिफरेंशिएटिंग तो इसको मैं इक्वेशन 1 बना लेता हूं, इसको मैं बना लेता हूं इक्वेशन 1 और इसको हम लिख लेते हैं डिफरेंशिएटिंग वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, तो हमें मिल जाएगा 2/3 एक्स पावर -1/3 प्लस 2/3 वाई पावर -1/3 dy बाई डी एक्स, तो इक्वल टू हो जाएगा 0। तो dy बाई डी एक्स हमको मिल जाएगा 2/3 से 2/3 कट जाएगा और ये हमको मिल जाएगा -y/x 1/3। तो जब हमने इसको इधर ले लिया तो हम निगेटिव पावर्स को पॉजिटिव पावर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो बाई ऊपर आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा और माइनस साइन आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। अब हम इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 4 × 0 to a और यहां पर हमको मिल जाएगा 1 प्लस और जो है उसको हम 2 स्क्वायर कर लेंगे तो 2/3 मिल जाएगा, है ना। तो ये हमें मिल जाएगा y/x की पावर 2/3। अब यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, उसके मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं इसको, ये देख लीजिए आप इसको, ठीक है। अभी हम इसको क्या करेंगे 2/3 = 6a, ठीक है। थैंक्स। अभी कोई डाउट है?